हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी को। तो फ्रेंड्स, एरिक एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी वो थी मनोसामाजिक सिद्धांत। उन्होंने एक्सप्लेन किया था मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में साइको सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन किया था। तो साइको सोशल डेवलपमेंट क्या था, जिसमें उन्होंने जो पर्टिकुलर एक व्यक्ति की पूरी एज होती है, यानी कि जन्म से लेके और 60 वर्ष से ऊपर तक, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसको कुछ स्टेजेस को ग्रुप में डिवाइड किया था और उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है ये बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? हिंदी में इसे मनोसामाजिक सिद्धांत बोलते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मन और सामाजिक, ये दो शब्दों से मिला है, मन और सामाजिक। तो मन और सामाजिक का मेल मतलब मन से हम यहाँ पर लेंगे इसके शारीरिक मानसिक डेवलपमेंट से, जिसके अंदर मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट आ जाता है। और दूसरा है सामाजिक। सामाजिक के अंदर हमारा जो भी सामाजिक और संस्कृति, यानी कि हमारे आसपास का जो समाज है, और जो संस्कृति यानी कि जो संस्कृति का डेवलपमेंट है, वो उसके जो चारों पांचों एक्सपेक्ट्स हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया था। क्यों कहा गया था मनोसामाजिक सिद्धांत? क्योंकि इसके अंदर किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, ठीक है, यानी कि फिजिकल, सोशल यानी कि सामाजिक, ठीक है, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल सांस्कृतिक डेवलपमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे डेवलपमेंट, सारे एक्सपेक्ट्स हैं जो वो उसको फुलफिल करता है। इसलिए सिद्धांत को क्या कहा गया था? मनोसामाजिक सिद्धांत कहा गया था, क्योंकि इसमें व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और सांस्कृतिक जो विकास है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। तो इसके अंदर इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई थी। तो टोटल जितने भी पूरा एज ग्रुप होता है हमारा, यानी कि जन्म से लेके 60 वर्ष तक, उन्होंने इसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया था और वो टोटल स्टेजेस थी 8। तो इसलिए इसके सिद्धांत को 8 अवस्था सिद्धांत यानी कि 8 स्टेजेस प्रिंसिपल भी कहा गया था। इसको 8 स्टेजेस बोल सकते हैं या 8 एजेस बोल सकते हैं, सिद्धांत कहा गया था, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की जो जीवन है उसको पूरा 8 अवस्थाओं में विभाजित किया गया था, 8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया था। इसलिए इनके सिद्धांत को 8 अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीज हो गई, एक इनके सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है और दूसरा इनके सिद्धांत को 8 स्टेज यानी कि 8 अवस्था सिद्धांत कहा जाता है। थर्ड है, इनके सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके अंदर पूरे जीवन को, जो भी उसका जो पूरा जीवन है, यानी कि जन्म से लेकर 60 वर्ष तक का उसका जो जीवन है, उसको अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है, कुछ अवधियों में, कुछ समय के अंदर डिवाइड किया गया है, कुछ वर्षों के अंदर डिवाइड किया गया है। इसलिए इसके सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर एज है, जो भी एज ग्रुप है उसके अंदर डिवाइड किया है, कुछ ईयर्स में डिवाइड किया गया है, ईयर्स में डिवाइड किया, इसलिए इस पूरे सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें क्लियर हो गई। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन अवधि सिद्धांत किसके प्रिंसिपल को, किसके सिद्धांत को कहा जाता है? तो इसके अंदर आ जाएगा एरिक एरिक्सन। ठीक है, एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, एरिक एरिक्सन के प्रिंसिपल को जीवन अवधि सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और इसको 8 स्टेजेस प्रिंसिपल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर स्टेजेस, इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी? 8 स्टेजेस बताई थी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 4 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया इसके अंदर विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि ट्रस्ट बनाम मिसट्रस्ट। तो विश्वास बनाम अविश्वास क्या होता है? एरिक एरिक्सन ने बताया था कि कोई भी जब बच्चा जो जन्म लेता है, यानी कि ये जो अवधि होती है वो जन्म से लेकर प्रथम वर्ष यानी कि 1 साल तक की होती है। ठीक है, 1 साल तक की होती है। ये जो स्टेज होती है ये जन्म से लेके, यानी कि बर्थ से लेके और 1 साल तक होती है। तो इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था कि जो भी कोई बच्चा होता है उसके अंदर विश्वास या अविश्वास दोनों इसी टाइम पर डेवलप होते हैं। यानी कि या तो बच्चा बहुत ज्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट रखता है या सोसाइटी के ऊपर ट्रस्ट रखता है, या फिर वो बहुत ज्यादा क्या होता है, मिसट्रस्ट हो जाता है, यानी कि उसको बिल्कुल भी मतलब समाज से एक हीन भावना समाज के लिए उसके अंदर, उसके मन में पैदा हो जाती है। तो ये स्टेजेस उन्होंने बताई थी कि जब कोई भी छोटा बच्चा जो जन्म लेता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले समाज के बारे में नहीं जानता, वो सिर्फ अपनी फैमिली को देखता है। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि जो फैमिली होती है वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, एक तरह से बहुत ज्यादा मतलब महत्व रखती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के अंदर। क्योंकि जो सबसे पहले वो किसके अंदर आता है, अपनी फैमिली के पास आता है। तो उस फैमिली के अंदर वो क्या करता है,
वैसे हम जनरली मानते हैं कि बच्चे को उस टाइम समझ नहीं होती है, कि वो चीजों को समझ नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। एरिक एरिक्सन ने ये कहा था कि कोई भी जब बच्चा जो जन्म से लेके जो प्रारंभिक वर्ष में होता है, यानी कि 1 साल तक होता है, तो उसके अंदर वो सिर्फ चीजों को समझता है, मतलब कि वो चीजों को महसूस करता है, यानी कि चीजों को देखकर उसके मन में कुछ ना कुछ फीलिंग्स उसके लिए डेवलप हो जाती है। तो वो फीलिंग्स कौन सी होती है? या तो वो ट्रस्ट वाली फीलिंग होती है, यानी कि विश्वास होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ध्यान रखना, आपको वो खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, इसके अंदर खुद के ऊपर स्वयं के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सोसाइटी के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए होता है। यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, सोसाइटी है, ये समाज है, उसके ऊपर ट्रस्ट रखता है, समाज के ऊपर विश्वास, ठीक है, समाज पर विश्वास रखता है। यानी कि इसके अंदर उन्होंने बताया था कि कोई भी जो बच्चा होता है, वो अगर उसको एक जो परिवार में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है उतना ही विश्वासपूर्ण, यानी कि अच्छा हो जाता है। क्योंकि जैसे उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, तो उसको कैसा होना है, उसको पहले तो इसके अंदर मेंटल से रिलेटेड नहीं होता है, माइंड से रिलेटेड चीजें नहीं है, इसके अंदर जो भी चीजें होती है उसके फिजिकल से रिलेटेड होती है, फिजिकल उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। तो यानी कि इसके अंदर सबसे पहली चीज कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उसको शारीरिक जो उसके जो शारीरिक विकास करता है, यानी कि उसको शरीर से बिल्कुल आराम देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर शारीरिक आराम, आपको डायरेक्ट यहाँ पर कीवर्ड्स लर्न करने हैं, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जाम में कीवर्ड्स ही आ जाते हैं। फर्स्ट वाला इसके अंदर शारीरिक आराम, शारीरिक आराम, आराम, ठीक है। यानी कि इस स्टेज में सबसे पहले उसको शारीरिक आराम मिलना चाहिए पूर्ण रूप से। जितना अच्छा उसको आराम मिलेगा, जितना कंफर्टेबल वो फील करेगा, उतना ही अच्छा उसके आगे के लिए ट्रस्ट होता चला जाता है उसके सोसाइटी को। दूसरा, इसके अंदर उसके अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट मतलब होता है सकारात्मक वातावरण, यानी कि जैसे किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे मैं ये मानते हैं कि उस टाइम बच्चे को कुछ पता नहीं होता, उसका मानसिक विकास काम नहीं करता है, मानसिक विकास नहीं हो पाता इतना डेवलप। लेकिन ऐसा नहीं है, एरिक एरिक्सन ने ये बताया था कि बच्चे को अगर शुरू से ही वो चीजों को फील करने लग जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसको सबसे उसके आसपास क्या है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जरूरी होता है, यानी कि उसके साथ अच्छा बिहेव करना जरूरी होता है। जैसे आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या उसको मतलब उसको डांटना नहीं चाहिए, या फिर उसके सामने कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर को अपने सामने देखता है तो उसके अंदर एक डर की भावना पैदा हो जाती है, यानी कि वो समझता है कि जो हमारे जैसा हमारा घर है वैसे ही हमारे आसपास का समाज होगा, तो यानी कि उसके अंदर समाज के प्रति क्या हो जाता है, हीन भावना क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ही इसका आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे जो काफी मतलब गरीब बच्चे होते हैं, जैसे जो झोपड़ी वगैरह में पलते हैं, गरीबी में पलते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि मतलब उनके उनके मन में शुरू से ही जो समाज के लिए, आसपास के एनवायरनमेंट के लिए हीन भावना क्रिएट हो जाती है, एक हीन भावना मन में पैदा हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए, ताकि उसका समाज के लिए, यहाँ पर खुद के लिए नहीं कह रहा, समाज के लिए कह रहा है, समाज के ऊपर उसका विश्वास हो सके। नेक्स्ट है इसके अंदर स्वायत्ता बनाम शर्म। सेकेंड स्टेज है इसकी स्वायत्ता बनाम शर्म, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। तो इसमें स्टेज में ये स्टेज होती है हमारी 1 वर्ष से, यानी कि फर्स्ट ईयर से और थर्ड, यानी कि 3 साल तक, ठीक है। 1 साल से लेकर 3 साल तक की, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की एज होती है। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, स्वायत्ता बनाम शर्म, यानी कि इसके अंदर या तो बच्चा ऑटोनॉमी ग्रहण करता है, यानी कि इसके अंदर उन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होने लग जाती है। ये जो स्टेज होती है वो शैशवावस्था के लास्ट में और बाल्यावस्था का प्रारंभिक रूप होता है, ठीक है, उन दोनों का मिश्रण होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर इच्छाएं पैदा होने शुरू हो जाती है। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो भी बच्चे की इच्छाएं होती है उनको पूरा करने के लिए उसको स्वतंत्र, यानी कि इंडिपेंडेंट रखना चाहिए हमें। अगर उसकी कुछ डिजायर्स होती है तो उसको उसे पूरा करने का मौका देना चाहिए। अगर उसे कुछ मिस्टेक होती है तो उसको दंड ना देकर उसे पॉजिटिव, हमें मतलब पॉजिटिव रूप में लेकर उसको समझाना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बताया था उन्होंने, इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बताया था कि यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और दूसरे इसके अंदर आप ले सकते हैं इच्छाएं, यानी कि जो भी उसकी डिजायर होती है, डिजायर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा इच्छाएं रखता है, जैसे कुछ बच्चे किसी चीज को पाने के लिए जिद करने लग जाते हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि उस बच्चे को अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उसे एक मौका देना चाहिए। अगर वो कोई गलत चीज करता है तब उसे पॉजिटिवली समझाना चाहिए। उन्होंने हमेशा किस पर, सकारात्मक वातावरण पर बल देते कि हमेशा चीजों को सकारात्मक रूप से लेके पॉजिटिव लेके काम करना चाहिए। तो इसमें उन्होंने बताया था कि अगर उसके अंदर हम दंड देते हैं, उसको कोई उसने मिसबिहेव किया है और हम उसे दंड दे देते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक हीन भावना क्रिएट हो जाती है, उसके अंदर एक
मतलब अपने प्रति, यहाँ पर उसके स्वयं के व्यवहार के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो वो स्वयं अपने, वो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मतलब मुझसे इस तरह से मिसबिहेव क्यों किया जाता है, इस तरह की माइंड उसके प्रति हीन भावना आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसमें क्या होता था, इसमें था स्वयं का व्यवहार, व्यवहार किसका, स्वयं का, खुद का व्यवहार, ठीक है। पहले वाले में इसलिए मैंने आपको दोनों डिफरेंशिएट कर दी कि पहले वाले में इसमें सोसाइटी यानी कि समाज के ऊपर विश्वास होता है, और इसके अंदर स्वयं के ऊपर यानी कि अपने व्यवहार के ऊपर बनाने की कोशिश करता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट देखने की कोशिश करता है बच्चा, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, थर्ड हो गया पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध, इट मीन्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसके अंदर क्या कहता है, एरिक एरिक्सन ने बताया था कि इस स्टेज के अंदर, ये स्टेज होती है 3 साल से लेके 5 साल तक, ठीक है। ये स्टेज होती है हमारी 3 साल से लेके 5 साल तक। इसमें उन्होंने बताया कि पहल बनाम अपराध, यानी कि इस स्टेज के अंदर कुछ इनिशिएटिव लेने की पावर बच्चे के अंदर, यानी कि कुछ ऐसे एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, यानी कि जैसे इस स्टेज के अंदर क्या होता है कि बच्चा ज्यादातर स्कूल वगैरह में या फ्रेंड्स वगैरह के साथ घुलने मिलने लग जाता है, तो उसके अंदर और लोगों को देख के या स्वयं से उसके अंदर क्या होता है, कुछ इनिशिएटिव लेने की इच्छा होती है। तो उसको क्या करना चाहिए, तो एरिक एरिक्सन ने बताया था कि एज अ टीचर या फिर एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए कि जो भी उसके अंदर, जो भी बच्चा है उसके अंदर जो भी चीज, मतलब किसी चीज को इनिशिएटिव लेने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, तो हमें सबसे ज्यादा उसे मोटिवेट करना चाहिए किसी चीज के इनिशिएटिव के लिए, यानी कि किसी भी चीज की पहल करने के लिए उसको, इनिशिएटिव लेने के लिए उसको इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए कि ठीक है, अगर वो, हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो सबसे ज्यादा इनिशिएटिव ले। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी डिस्क्राइब किया था कि इस स्टेज के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट होने लग जाती है, यानी कि जब बच्चा एक अपने आसपास के एनवायरनमेंट से निकल के, दोस्तों से, आसपास के एनवायरनमेंट से निकल के स्कूल की तरफ जाता है, तो और बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने आती है, तो उस चुनौती के लिए तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें उसे इनिशिएटिव लेने देना चाहिए, यानी कि उसको मोटिवेट करना चाहिए कि वो स्वयं चीजों को करे, यानी कि स्वयं, जैसे कि इसके अंदर अपने आप से रिलेटेड हो सकता है, जैसे वो छोटी छोटी चीजें हैं, अपने, जैसे अपने बाल बनाना, या अपनी चीजों को संभाल के रखना, अपने खिलौनों को संभाल के रखना, अपनी ड्रेस को, मतलब अपने आप को ड्रेस करना, और इस तरह की चीजें इसके अंदर आती है जो स्वयं से रिलेटेड होती है। इट मीन्स उन्होंने बताया था कि एज अ टीचर बच्चे को छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देनी चाहिए इसके अंदर, चाहे वो स्कूल के अंदर ही है। तो एज अ टीचर क्या करना चाहिए, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को दे देनी चाहिए, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलप होगी यानी कि उसके अंदर तो इनिशिएटिव पावर भी डेवलप होती है। तो इसी पर उन्होंने फोकस किया था कि इसके अंदर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे देनी चाहिए, बच्चे को रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए इस स्टेज के अंदर, उन्होंने बताया था। और इसके लिए एक चीज और की जा सकती है, इनिशिएटिव यानी कि उसको पहल करनी चाहिए। अगर हम उसे किसी चीज से रोकेंगे, अगर वो कुछ करना चाहता है, किसी चीज में इनिशिएटिव लेना चाहता है और हम उसे रोकते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर एक अपराध बोध, यानी कि उसके अंदर गिल्ट फील होने लग जाता है, उसको गिल्ट फील होने लग जाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरी पावर या मेरी कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इस चीज को कर पाऊँ। तो इस तरह से क्या होता है कि वो पिछड़ता चला जाता है, और बच्चों की अपेक्षा या और समाज की अपेक्षा क्या होता है, पिछड़ता चल जाता है। तो उसके अंदर हमेशा के लिए वो गिल्ट, वो हीन भावना उसके माइंड में सेट हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा किस पे फोकस करता है, इनिशिएटिव पे। नेक्स्ट हो गया अब इसके अंदर परिश्रम बनाम हीन भावना। परिश्रम बनाम हीन भावना का मतलब होता है, इसके अंदर जो बच्चा होता है, ये स्टेज होती है हमारी 6 से 12 साल की, ठीक है, जिसको हम मेनली, जो मेजरली हम इसको बाल्यावस्था के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 6 से 12 साल की स्टेज होती है, इसके अंदर परिश्रम बनाम हीन भावना, यानी कि एरिक एरिक्सन ने बताया था कि ये स्टेज होती है पढ़ने के लिए, यानी कि किसी भी चीज को पढ़ने से नहीं, या सीखने के लिए, जो भी लर्निंग की जो चीजें हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा जल्दी अगर बच्चा कभी सीख सकता है तो वो बाल्यावस्था के अंदर 6 से 12 साल के अंदर सीख सकता है। तो इसलिए उन्होंने बताया था कि सबसे ज्यादा फोकस इसमें एज ए टीचर क्या बनता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, टीचर का रोल होता है, टीचर का रोल होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि एज ए टीचर क्या करना चाहिए, बच्चे को जितनी ज्यादा सीखने के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकता है उसको प्रोवाइड कराना चाहिए, चाहे वो ऑडियो विजुअल के थ्रू है, या फिर प्ले वे मेथड के थ्रू है, या आसपास के एनवायरनमेंट में चीजों को सीखने के लिए है। जितना भी प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल, जितना भी एनवायरनमेंट, जितना भी अच्छा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करा सकता है, इस स्टेज के अंदर उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और बताई थी उन्होंने कि बहुत सारी जो अधिगम शैलियां जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी जो
बहुत सारी जो एड्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए, बहुत सारे चीजों को यूज करना चाहिए, बहुत सारी अधिगम शैलियों को यूज करना चाहिए, बहुत सारे मेथड को यूज करना चाहिए बच्चे को सिखाने के लिए। तो इसके अंदर इन्होंने ये बताया था कि एज ए टीचर क्या करना चाहिए कि इसमें बच्चे को हार्ड वर्क के लिए जितना भी हार्ड वर्क यानी कि लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट देना चाहिए। लर्निंग एनवायरनमेंट इसमें सबसे ज्यादा बच्चे को लर्निंग एनवायरनमेंट देना चाहिए। जितना ज्यादा उसको लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा उतना ही जल्दी सीखेगा, उतना ही ज्यादा सीखेगा, क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासा वाले होते हैं। जिज्ञासा, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके अंदर डिजायर होती है चीजों को सीखने के लिए। तो इसको हम पॉजिटिव लेके एज ए टीचर इसको पॉजिटिव लेके अलग अलग विद्यार्थियों को उनकी अलग अलग क्षमता, उनके अलग अलग इंटरेस्ट के अनुसार उन्हें सीखने का एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी नेक्स्ट 4 स्टेजेस है, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।